अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। राहुल लाहौर में आप सबको खुशामदीद कहते हैं जनाब। हंसती मुस्कुराती खूबसूरत से सुबह के साथ मैं हूं मुनीबा आसिफ। नई सुबह है और नए हफ्ते का आगाज़ आज हम एनर्जी के साथ और नई उम्मीद के साथ करने जा रहे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग जहाँ कहीं भी होंगे खैरियत से होंगे। तो जनाब आज मैं जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाली हूँ ना, वो डिजिटल एंड सोशल मीडिया के जमहूरियत पर होने वाले असरात और उसके ज़रिए होने वाली सियासी तब्दीलियों पर है। ये बहुत हसास और मुश्किल टॉपिक भी है और इसे समझने के लिए हमें अपने दिमाग को हाज़िर रखना होगा। मेरा मकसद भी यही है कि वीक के पहले दिन कुछ इल्म और आगाही की बात की जाए ताकि हमारे शऊर में इजाफ़ा हो और हम एक अच्छे शहरी बन सके। हमारा ज़माना एक इनकलाबी तब्दीली के दौर से गुज़रा है। सोशल मीडिया ने हमें वो ताकत फ़राहम की है जिसके बारे में पहले सिर्फ ख्वाब ही देखा जा सकता था, लेकिन अब उन ख्वाबों को हकीकत बनाना भी आसान बन चुका है। पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ जमहूरियत की जड़ें मजबूत करने और ख़ास तौर पर अवाम की सियासी शमूलियत को फ़रोग देने की ज़रूरत है ना, सोशल मीडिया ने अवामी राय के इजहार को एक नई जहत दी है। और ये वही सोशल मीडिया है जिसने रिवायती मीडिया की इजारादारी को भी चैलेंज करके रखा है और इसने एक आम आदमी को इस काबिल बनाया है कि वो अपनी आवाज़ बुलंद कर सके, वो जो सोच रहा है, वो जो समझ रहा है, उसके बारे में आवाज़ उठा सके। सोशल मीडिया ने हमें बहुत सी गलत फहमियों से भी अवेयर किया है, लेकिन साथ ही साथ इसने हमें बहुत सी मज़ीद गलत फहमियों का शिकार भी बनाया है। अब हमारे पास इसमें सबक ये है कि ये सच और झूठ की पहचान की एक नई जंग है। हमें अब और भी ज़्यादा होशियारी से काम लेना होगा, क्योंकि कोई शक नहीं है कि पाकिस्तानी समाज में, सोसाइटी में सोशल मीडिया ने नौजवानों के अंदर एक सियासी शऊर उजागर किया है, पैदा किया है। लेकिन जहाँ सोशल मीडिया के मुस्बत पहलू हैं, वहीं इसके कुछ मनफी पहलू भी हमारे सामने आते हैं जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। गलत मालूमात, जाली खबरें फैलाना बहुत आम हो चुका है। इनसे क्या होता है, इनसे हमारा जो मुआशरती ढांचा है ना, उसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है और हमें उस नुकसान से बचाने वाला कोई और नहीं है, बल्कि हमें ख़ुद ही अपनी हिफाजत करना होगी। सोशल मीडिया के लिहाज से कई झूठे और जाली प्रोपागेंडास चलते रहते हैं जिनका हमें इल्म तक नहीं होता और हम उनका हिस्सा भी ऑटोमेटिकली बन जाते हैं। जाने अनजाने में कहीं ना कहीं हम उसका हिस्सा बन जाते हैं। अपनी तरफ से हम भलाई के काम में शरीक होते हैं, लेकिन उनके अंजाम में महज मुल्क व कौम का नुकसान होता है। और अलमिया भी यही है कि झूठे प्रोपेगेंडे का सबसे बड़ा हथियार यही लाइल्मी है कि आपको सच का पता ही नहीं चले, और ऐसा ही होता है। ताहम हमें सोशल मीडिया के इस्तेमाल में मोहतात रहना होगा ताकि हम सच और झूठ के दरमियान थोड़ा सा ये जो बारीक से एक लाइन खींची जाती है, फ़र्क है ना, इसको समझ सके और एक बाखबर और ज़िम्मेदार शहरी बन सके। तो ये आज का हमारा पैगाम था जो हमने आपके साथ शेयर किया है। अभी आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि लोग ना अपनी ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ तरीक़ों से अपनी पहचान बनाते हैं। कुछ लोग पढ़ाई लिखाई पसंद करते हैं, तो कुछ लोग किसी ख़ास हुनर में मुकम्मल महारत हासिल कर लेते हैं, मगर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको एडवेंचर का बहुत ज़्यादा शौक़ होता है और वो बहुत कुछ नया करना चाहते हैं, कुछ हट के करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में और अपनी पूरी ज़िंदगी उसी के नाम कर देते हैं, जिनमें कोहे पैमा आ जाते हैं, टूरिस्ट आ जाते हैं और दूसरे एडवेंचर करने वाले लोग शामिल होते हैं। आज जागो लाहौर में हमारे साथ ऐसे ही कुछ मेहमान मौजूद हैं जो कि कराची से आए हैं और रिक्शे के ज़रिए पूरा पाकिस्तान देखना चाहते हैं वो, और इस वक्त वो लाहौर में मौजूद हैं और वो भी कराची से रिक्शे के ज़रिए लाहौर पहुँचे हैं। और पाकिस्तान घूमने के बहुत से ज़राए हो सकते हैं। हम ख़ुद भी जैसे नॉर्दर्न एरियाज़ में जाते हैं, बहुत से जो नौजवान हैं मोटरसाइकिल का इस्तेमाल करते हैं, बाकी व्हीकल्स का इस्तेमाल करते हैं जो बड़ा एडवेंचरस होता है। मगर रिक्शे की मदद से पूरे मुल्क का चक्कर लगाना मेरे ख़्याल से ख़ासा इंटरेस्टिंग भी है और ख़ासा टफ़ भी है। तो इस घूमने फिरने का जो इन लोगों ने प्लान किया है, किस तरह किया है, इसमें कितने पैसे लगेंगे, कॉस्ट इफ़ेक्टिव कितना है और कितने दिनों में ये जो पूरा टूर है ये लोग कर लेंगे, ख़ास तौर पर रिक्शे में।
तो ये रिक्शे के पीछे की कहानी क्या है, ये उन्हीं के ज़ुबानी हमने सुननी है। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सुलेमान ज़फ़र साहब मौजूद हैं, आपको वेलकम कहते हैं सुलेमान साहब। उसके बाद अब्दुल वारिस साहब मौजूद हैं, मोहम्मद फैसल नासिर साहब मौजूद हैं, आप दोनों को भी खुश आमदीद कहते हैं। लाहौर में ख़ास तौर पर आप लोग कराची से आए हैं, तो कैसा सफ़र रहा अभी तक कराची से लाहौर का? उसके दो पार्ट हैं। एक तो हमारी जो गैदरिंग थी वो बहुत ही इंजॉयबल रहा। अच्छा। क्योंकि वो एक्सपीरियंस जो हम मोटरसाइकिल्स पे करते हैं और जो रिक्शे में बैठ के जो हमारी वो तफरी थी वो अलग थी। लेकिन मसाइल रिक्शे के, हम रिक्शा तो कभी चलाया नहीं ज़िंदगी में। अच्छा, ये पहली दफ़ा चला रहे थे? जाहिर बात है, पहली दफ़ा चला रहे। कौन से बहुत टफ था उसमें। इश्यूज़ आए रिक्शे में मेंटेनेंस के, तो वो हमें डिले करते रहे। तो वो सीखने को बहुत कुछ मिल रहा है। और हमारा जो पर्पस है वो है एजुकेशनल, ताकि हम सीखें और लोगों को बताएं कि क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं एंड हाउ टू प्लान द टूर, अगर आप करना चाहें। ओके, अच्छा, तो अब्दुल वारिस साहब, कराची से लाहौर पहुंचे, कितना अरसा लगा इसके अंदर? और जिस तरह सुलेमान साहब ने कहा कि कुछ डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ी मेंटेनेंस के हवाले से, लेकिन किस तरह के मसाइल आए ख़ासतौर पर रिक्शे के मुतालिक? ख़ास तौर पर रिक्शे के मसाइल, जैसे कि हम तकरीबन 5 से 6 दिन हो चुके हैं हमें ना। अच्छा। हम कराची से आते हुए काफ़ी सारे लोगों से मिलते मिलाते आ रहे हैं। तो मसाइल में ये समझ लीजिए कि ये जो मशीन है ये बाइक से या गाड़ी से थोड़ी सी डिफरेंट है। इसको आप ज़्यादा हाई आरपीएम पे लेके जाएंगे तो ये हीट अप हो जाती है। और अच्छा। वो बार बार हीट अप हुई और बार बार ऐसा लग रहा था कि रिक्शा चल कम रहा है और खुल ज़्यादा रहे, रुक ज़्यादा रहे। लेकिन अच्छा। एडवेंचरस पार्ट है ये और बहुत मज़ा आया क्योंकि हम एक्सपीरियंस्ड हैं। तो इसमें ये नहीं हुआ कि यार रिक्शा ख़राब हो गया तो अब बस बैठ गए हाथ पे हाथ रख के। नहीं, वो एक माइंडसेट है, उसको करना क्या है, सॉल्यूशन क्या निकालना है, बस आगे बढ़ना है। नहीं, तो वहाँ से सीख के आए थे कि अगर ख़राब हो जाएगा तो इसको ठीक कैसे करना है, या कोई साथ मौजूद था जो मैकेनिक? नहीं, हम तीन ही हैं। आप तीनों ही हैं और खुद ही सारा कुछ करना है आपने? मैं लीड करता हूँ ग्रुप, मेंटेनेंस ये करते हैं और उनको सपोर्ट असल करता है। तो जो करते हैं हम खुद ही करते हैं। जो चीज़ हमारे हाथ से बाहर है, फिर वो जैसे आज तो नहीं, कल हमने मैकेनिक के वाले पूरा दिन लगाया, ये साथ बैठे रहे। अच्छा। तो सारा इंजन दोबारा बनाया। तो ये चीज़ें खुद भी कर लेते हैं और जहाँ नहीं हो सकता फिर आगे प्रोफेशनल को भी कंसल्ट कर लेते हैं। तो फैसल साहब, आगे ये जो सिर्फ वहाँ का यहाँ से सफ़र था, इसमें कितना कॉस्ट आई? और जो आगे आप लोगों ने, वो भी मैं सुलेमान साहब से पूछूंगी आगे वाला भी, लेकिन अभी तक जो कॉस्ट आई है वो कितनी लगभग आ गई है? अगर हम लोग फ्यूल की बात करें तो फ्यूल ऑलमोस्ट हमारा तकरीबन 15 to 18,000 तक आया है। अच्छा। कराची से लाहौर तक का। अभी आधा सफ़र हमारा बाकी रहता है। हाँ, और अगर इसके साथ हम अपना अकोमोडेशन और खाने पीने का लगाएं तो वो तकरीबन हमारा कोई 10,000 के करीब उसका एक्सपेंस आया है। मज़ीद अभी बाकी है इसमें, और मेंटेनेंस के एक्सपेंसेस अलग हैं इसके अलावा हैं। तो वो अगर हम टोटल कैलकुलेट करें तो अराउंड कोई 100,000 के करीब हो गया। अच्छा। 1 लाख के करीब खर्चा हो चुका है हमारा। अच्छा, अभी तक हो चुका है। वो एक्चुअली जो हमारी की बात हो रही है, मेंटेनेंस की। हाँ, अकोमोडेशन हमारी इस वजह से भी काफ़ी कम रही। वजह ये कि हम जो आ रहे हैं, हाँ। तो काफ़ी सारे दोस्त हैं, काफ़ी सारे जाने वाले हैं, तो वो हमें अकोमोडेशन के लिए कहीं जाने दे ही नहीं रहे। सही। कोई अपने घर बुला रहे हैं, माशाल्लाह लोग बहुत मोहब्बतें दे रहे हैं। और कराची से लाहौर तक माशाल्लाह हम खाने पीने में और अकोमोडेशन में कोई ज़्यादा एक्सपेंस हुआ नहीं हमारा अभी तक। अच्छा। लोग छोड़ ही नहीं रहे माशाल्लाह। क्या बात है। तो लाहौर से किस तरह का वेलकम मिला और लाहौर के लोगों को किस तरह का पाया आपने ख़ास तौर पर? हम तो खैर यहाँ पहुँचे तो टाइम नहीं मिला लोगों को इतना मिलने की, क्योंकि लेकिन हम मोहब्बत है यहाँ बहुत पुरानी, आना जाना रहता है। बहुत अच्छा हमें मिला रिसेप्शन। कल रात भी हम बैठे हुए थे, कुछ लोग आए हुए थे, वहाँ मुलाकात हुई और आज भी दावत है हमें अटेंड करनी। अच्छा। तो ये है, लेकिन पूरे पाकिस्तान में जहाँ जहाँ जाते हैं बिल्कुल। तो सुलेमान साहब, ये रिक्शे पे ही सफ़र करने का क्यों आप लोगों ने सोचा? और क्योंकि हम ये पहली दफ़ा मैं तो सुन रही हूँ कि कोई रिक्शे पे नॉर्दर्न एरियाज़ या जा रहा है, इतनी दूर ख़ास तौर पर जा रहा है, और वो भी कराची से एक एंड से दूसरे एंड पर जा रहे हैं। तो क्यों रिक्शे का क्यों सोचा आप लोगों ने? देखिए, पहली बात तो ये है कि आप शायद अभी पहली बार तो सुन नहीं, लेकिन इट्स नॉट द फर्स्ट। अच्छा, होता है बहुत पहले लोग मुल्तान से गए हुए हैं, लाहौर से कई लोग गए हुए हैं, कुछ नॉर्दर्न एरिया जाते हैं, कुछ गुजरात तक जाते हैं। तो हमने ये सोचा कि देखें, बाइक्स पे तो हम कर चुके हैं और मल्टीपल टूर्स करते हैं साल में। साइकिल पे कर लिया, चाइना बॉर्डर से कराची साइकिल पे भी किया हुआ है, कार में भी किया हुआ है। तो हमने कहा कोई नई चीज़ हो, क्योंकि हमारे पड़ोसी ममालिक में ये है, एशिया में है कि रिक्शा रन के नाम से वो फॉरेनर्स आते हैं यहाँ पाकिस्तान। तो हमने कहा कम से कम अपने लिए हम ये करें, एजुकेट करें लोगों को कि क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं।
मोटरसाइकिल पे ये होता है कि यू लिमिटेड टू पैसेंजर्स, अगर आपके 2-3 बच्चे हैं तो उसके लिए ऑप्शन ख़त्म हो जाता है। तो दिस इज़ समथिंग कि अभी एक्सपेरिमेंट है, देखते हैं कि क्या इसमें हो सकता है। एज अ ग्रुप हम फ्यूचर में ट्रैवल करना चाहें, लोग अभी इंटरेस्टेड है, हमारा अपना ग्रुप माशाल्लाह बहुत बड़ा है, उसमें लोग इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। तो हमने कहा पहले हम खुद तो देख लें कि क्या क्या मसाइल होते हैं, क्या टाइमलाइन होगा, आपका बजट कितना होना चाहिए, रिक्शा किस तरह का होना चाहिए, क्या मेंटेनेंस करनी चाहिए, ये सारी चीज़ें फैक्टर्स करके फिर हम एक प्लान बता सकते हैं कि यू कैन डू इट लाइक दिस। लोगों ने खुद किया लेकिन किसी को बताया अभी तक नहीं, हमें पता कि क्या होता है, कैसे किया जाता है, एंड क्या क्या मसाइल हो सकते हैं। ठीक है, तो वो हम सीख रहे हैं। तो अभी सिर्फ आप इस टीम में, इस ग्रुप में आप 3 लोग ही हैं जो कि टूर कर रहे हैं या और टीम मेंबर्स भी हैं? नहीं, अभी फ़िलहाल मैं CEO ग्रुप का, ये मेरे एडमिन्स हैं, हमने प्लान किया है, बाकी को अभी नहीं बताया था। जब हम डिपार्ट कर रहे थे उससे एक दिन पहले प्लान बताया था। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर अगर हुआ तो विल हैव अ लॉट मोर। ओके, तो सुलेमान साहब, अब जब आप नॉर्थ में जाएंगे तो वहाँ पे तो बड़ा इस तरह की भी सड़कें हैं, कच्ची सड़कें हैं, कच्ची जगह हैं, तो वहाँ पर किस तरह फिर वो बड़ा मुश्किल नहीं हो जाएगा? उसके लिए किस तरह आप लोगों ने प्लान आउट किया है? हमारे पास मुख्तलिफ वेन्यूज़ मौजूद हैं जो कि अगर खुदा न खास्ता कोई इशू हुआ तो उसको कैसे टैकल करना है, क्योंकि जैसे मैंने कहा बाइक्स पे हम सालाना टूर करते रहते हैं, तो सारी जगह एक एक चप्पा हमने लेकिन वो देखा। पहाड़ी इलाका में एक तो चढ़ाई भी होती है, उतराई भी होती है, तो रिक्शे को किस तरह फिर आप लोगों ने मॉडिफाई किया है या कोई प्लान जो थोड़ा बहुत आप हमारे साथ शेयर करें कि किस तरह? हमारा जो अंडरस्टैंडिंग है वो हमारा बालाकोट पे चढ़ते हुए चेक हो जाएगा कि क्या पॉसिबिलिटीज हैं इसके साथ। सबसे बड़ा मसला होता है वेट जी, आप वेट हटा दें तो रिक्शा आपका चढ़ जाएगा। अच्छा। तो अगर हमें कोई कॉम्प्लिकेशन फील होती है तो हम 3 सवारी हैं, 2 लिफ्ट लेके ऊपर चले जाएंगे, एक कैरी करके उसको ऊपर ला सकता है, तो वो कोई इतना इशू नहीं है। ये जाहिर बात एक मशीन है, चलेगी, लेकिन उसकी कैपेसिटी वो जाके आहिस्ता से चेक होगी रोड पे। ये तो सीधी हाईवे, यहाँ तो इशू नहीं है, लेकिन जब आप चढ़ाइयों पे जाते हैं तो मसले मसाइल होते हैं, वो वहाँ जाके देखा जाएगा। मानसेरा में एक हमारे दोस्त हैं, उनकी भी शॉप है, तो वो लास्ट हमारा चेक होगा मानसेरा में कि इसकी फिटनेस क्या है। अच्छा। क्यों वहाँ भी रिक्शे चलते हैं, तो वो भी तो कुछ होगी, तो जो मॉडिफिकेशन हमें वहाँ के हिसाब से करनी है वो मानसेरा से स्टार्ट करेंगे। तो ये एज वी गो वी आर मॉडिफाइंग सिंपली। तो ये सेल्फ स्पॉन्सर्ड ट्रिप है? सब स्पॉन्सर्ड, हमारे कोई भी टूर ऐसा कोई स्पॉन्सरशिप नहीं होती आज तक। कोई ऑफर नहीं है, तो हम खुद ही कर रहे हैं, खुद ही एंजॉयमेंट अपने। तो इस टूर में आपका लगभग कितना कॉस्ट आ जाएगा? बिकॉज देखने वालों को भी तो चाहिए ना कि अच्छा अगर हम माइंड बनाएंगे, अगर इन लोगों का सक्सेसफुल रहा ये टूर तो हम भी जा सकते हैं रिक्शे में पूरी फैमिली के साथ, तो हमारी माइंड मेकिंग होनी चाहिए कि कितना एक्सपेंस आ जाएगा इसके ऊपर। हमने जो कराची से कैलकुलेट किया था, हमें तो आइडिया है क्यों टूर्स करते रहते हैं, तो डेली फूड बजट कितना होता है, पेट्रोल का क्या एवरेज होना चाहिए और आपकी अकोमोडेशंस क्या होनी चाहिए। जो फैक्टर हमारे पास नहीं था सामने वो मेंटेनेंस का था, क्योंकि हम समझे कराची में बहुत काम करवा लिया रिक्शे पे, न्यू क्लच प्लेट्स, टायर्स वगैरह न्यू करे, ब्रेक्स अपडेट कर लें, तो जो रास्ते में एक्सपेंडिचर आया वो अभी तक काफ़ी हैवी आया। तो उसका कैलकुलेट करना एक इट्स ओपन, तो मुमकिन है कि अभी हमारा देखा में देखा जाए तो तकरीबन 1.5 से 2 लाख के करीब पहुंच रहा है अभी। और अभी सिर्फ हम लाहौर पहुंचे, हाफ वे है, अभी कुंजराब करना है, फिर वापस भी कराची पहुंचना है। तो ये जब कंप्लीट होगा तो हमारे सामने सारी बातें आएंगी और उससे फिर हम गाइड कर सकेंगे कौन से रिक्शे लेने चाहिए, या परचेस करना चाहिए या रेंट करना चाहिए, और कौन से मॉडल या कौन सी, और उसमें अगर मॉडिफाई करना है तो क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें हम सीख रहे हैं। तो बजट का भी ओपन है, हमें आइडिया नहीं है। तो जैसे अभी वारिस ने बताया था कि तकरीबन 1.5 लाख के करीब हमारा एक्सपेंडिचर हो चुका है, ऑनवर्ड्स अभी होगा। ओके, आगे भी होगा। तो आपने ओपन रखा हुआ है इसको कि एट द एंड जब वापस आप कराची मिशन कंप्लीट करना, उसके बाद ही पता चलेगा, मिशन कंप्लीट के बाद पता चलेगा कि कितना खर्चा आया है। तो चलें, दैट्स गुड। तो ये वैसे आप लोगों ने मिशन कितने डेज पर मुहित किया हुआ है, कितने डेज इसमें जो है ना शामिल है? पहले हमारा प्लान, तुम इसको रिस्पॉन्ड। पहले हमारा प्लान था कि हम ऑल द वे निकल के पिंडी के बाद कश्मीर टच करेंगे, उसके बाद स्कर्दू जाएंगे, उसके बाद हम जो है जाएंगे बाबूसर के थ्रू, गालिबन स्कर्दू के बाद बाबूसर थ्रू, स्कर्दू से बाद गिलगित, हुंजा और कुंजराब, और वापस दासू से होते हुए सवाद भी करेंगे, सब करेंगे। बट टाइम इतना अब लग गया है तो हमने इनिशियली कश्मीर को फ़िलहाल ड्रॉप किया है, उसको हमने नेक्स्ट सीज़न के लिए रखा है और बाकी इंशाल्लाह वही कंटिन्यू करेंगे। और दूसरी बात ये कि ये जो टूर है वो एक टेस्ट बेसिस पर होते हैं, तो अब इसमें ऑब्वियसली कुछ हमसे गलतियां भी हो रही हैं, कुछ मिस कैलकुलेशन भी हो रही हैं, या कुछ एक्सपेक्टेशन जो थी वो मीट नहीं हो पा रही हैं, तो इसमें ऑब्वियसली बजट थोड़ा सा लग रहा है। हम जब भी कोई टूर करवाते हैं तो मकसद ये होता है कि पहले हमारे ग्रुप के एडमिन्स जो हैं वो खुद जाएं, उसको फेस करें चैलेंजेस को, और फिर वो जो गलतियां हो रही हों या जो इश्यूज़ हो रहे हों उनको कैप्चर करें और उनके सॉल्यूशन निकालें। देन उसके बाद जब हम लोग लेके जाएं 15-20 लोग एक साथ, तो वो सारी चीज़ें हम हमारे प्लान में हों ताकि बाकियों का बजट
ना लगे इतना सही, मिसमैनेज ना हो बाद में चीज़ें। तो क्या आप पैगाम देना चाहेंगे लास्ट पे फैसल साहब आप? हमारे जो दोस्त हैं जो जाना चाहते हैं इन फ्यूचर में, उनके लिए यही पैगाम है कि प्रॉपर प्रिपरेशन के साथ जाएं। ओके। और जितने लोग हमें मिल रहे हैं रास्ते में मोहब्बतों के साथ हमें मोहब्बत दे रहे हैं और बेधड़क होके निकलें। अगर करना है तो आपने करना है, भले आप अकेले जाएं या दूसरों के साथ जाएं। अगर आपने प्लान कर लिया है तो बस आप निकलें। ठीक है। और रिस्क जरूर लें। रिस्क लेना तो डेफिनेटली वो तो पार्ट है इसका एडवेंचर का। तो रिस्क नहीं लेंगे तो हमें आगे आइडिया नहीं होगा कि हम क्या क्या करने जा रहे हैं। चले जी, थैंक यू सो मच जनाब। कराची से हमारे मेहमान आए थे जिनसे आपकी मुलाकात कराई है और बेस्ट विशेस है आप लोगों के साथ कि आप अपना ये जो मिशन है इसको पूरा करें। और फिर जब आप एंड पे कराची में पहुंचे तो हमें पता चले कि आपका कितना एक्सपेंस आया और अगर हमने जाना हो तो हम भी जा सकते हैं कि नहीं जा सकते। सुलेमान साहब, अब्दुल वारिस साहब और मोहम्मद फैसल साहब हमारे साथ मौजूद थे। जनाब, अब कुछ बात कर ली जाए सेहत के हवाले से, तो इंसानी जहन की जो साख्त है ना, इस कदर पेचीदा है कि इसमें छोटी मोटी तब्दीली से भी बहुत बड़ी बीमारियां हो सकती हैं। जैसे कि आपने बहुत सुना होगा कि किसी हादसे के बाद लोग अक्सर अपनी सारी यादाश्त या फिर थोड़ी बहुत जो यादाश्त है वो गंवा देते हैं। ऐसी ही एक ज़हनी बीमारी का नाम है मिर्गी, जिसको हम इंग्लिश में एपिलेप्सी कहते हैं। और ये एक ऐसा मर्ज़ है जिसमें इंसान को दौरे पड़ते हैं और कुछ देर के लिए इंसान बेहोश हो जाता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक दुनिया भर में मिर्गी के तकरीबन 5 करोड़ मरीज़ हैं और ये एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई हल नहीं है, मगर अद्वियात के इस्तेमाल और मुनासिब केयर से इनके दौरों को कम किया जा सकता है। तो मिर्गी की बीमारी के मुख्तलिफ असबाब हो सकते हैं, जैसे कि दिमाग में कोई अगर चोट लग गई है या फिर अगर आपका कोई एक्सीडेंट हो गया है। इसके अलावा ये जो मर्ज़ है ये कहा जाता है कि ये जिन्याती तौर पर भी मुंतकिल हो सकता है। तो इस बीमारी से रिलेटेड और भी बहुत सारी ऐसे मिथ्स हैं जो कि हमारे सोसाइटी में प्रिवेल करती हैं, तो उसकी रोकथाम के हवाले से हमने मज़ीद आज बात करनी है और इसको जानने की कोशिश करेंगे कि ये एक्चुअली में बीमारी है क्या, इसका ट्रीटमेंट क्या है, या किस तरह इसकी कंडीशन को बेहतर किया जा सकता है। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में अस्मारा नदीम मौजूद हैं जो कि न्यूरोलॉजी की रेजिडेंट हैं इन सर्विसेज हॉस्पिटल। अस्मारा, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच। बिल्कुल ठीक है। हमारा एपिलेप्सी के हवाले से आज हमने बात करना है, जिसको आम अल्फाज में मिर्गी कहा जाता है। एक्चुअली में ये बीमारी है क्या? बहुत से लोग कहते हैं जी ये बस ऐसे ही आपको दौरे पड़ जाते हैं। बहुत सी मिथ्स भी हमारे सोसाइटी में प्रिवेल कर रही होती हैं। बहुत से लोग कहते हैं अच्छा इस बच्चे को कोई बचपन में कोई दिमाग पे कोई चोट लगी होगी या कोई एक्सीडेंट हुआ होगा, कहीं गिरा होगा, तो उसकी वजह से ये दौरे पड़ना शुरू हो गए। एक्चुअली में ये बीमारी है क्या? अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको आई एम वेरी ग्लैड कि यू कॉल मी फॉर दिस शो, बिकॉज एपिलेप्सी का एक ऐसा टॉपिक है जिसमें हमारी सोसाइटी में मिथ्स बहुत हैं। तो उसकी अवेयरनेस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी सोसाइटी में अवेयरनेस होगी, आपको पता चलेगा कि एपिलेप्सी है क्या, तो आप आइडेंटिफाई कर सकेंगे पॉपुलेशन में डिफरेंट केसेस के कौन कौन से लोगों को मिर्गी का मसला है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी एपिलेप्सी है क्या। एपिलेप्सी, जिसको आम अल्फाज में जो लेमैन लोग कहते हैं मिर्गी का मसला या दंदल पड़ जाना या झटके लगना, उसको हम एपिलेप्सी हम अपनी टर्म में न्यूरोलॉजिकल टर्म में एपिलेप्सी कहते हैं। एपिलेप्सी बेसिकली ये है कि आपका एकदम जो दिमाग में शॉर्ट सर्किट होता है, न्यूरोनल डिस्चार्ज होता है एब्रप्ट, और वो इतना ज़्यादा होता है कि आपकी उसके नतीजे में जिस्म की मुख्तलिफ लिम्स की, टांगों की, बाज़ों की डिफरेंट हरकत स्टार्ट हो जाती हैं जो गैर इरादी तौर पे होती हैं। मतलब कि पेशेंट को पता ही नहीं होता कि वो मूव कर रहा है और उसकी कंट्रोल में नहीं होता। तो इसको कहते हैं मिर्गी। मिर्गी की मुख्तलिफ इक़साम हैं। मिर्गी में जब झटका लगता है तो आपका टंग बाइट हो जाती है, ज़ुबान कट सकती है, लोगों के मुंह से झाग निकलती है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। आँखें ऊपर हो जाती हैं, अक्सर पेशाब और पखाना भी निकल सकते हैं। तो ये कुछ अलामात हैं आपकी मिर्गी की झटकों के हवाले से। लेकिन ये एक टाइप है, ठीक है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स, डिफरेंट कैटेगरी में, जैसे बच्चों में डिफरेंट टाइप्स हैं, एडल्ट्स में डिफरेंट टाइप हैं और बूढ़ों में डिफरेंट टाइप्स हैं। तो ये एक कैटेगरी है जिसमें आपकी पूरी लिम्स हिलती हैं
और आपकी टोनिक हो जाती है, मतलब कि पूरी बॉडी टोन में चली जाती है, आपके मुंह से झाग निकलती है। लेकिन कुछ टाइप्स ऐसी हैं जो प्रॉपर एक शक्ल नहीं है मिर्गी की, लेकिन जैसे फॉर एग्जांपल बच्चों में जो मिर्गी पाई जाती है उसको कहते हैं एब्सेंट सीजर्स। अच्छा। उसमें ये होता है कि अक्सर टीचर्स भी कहते हैं कि बच्चों का कि बच्चा क्लास में टाइम नहीं दे रहा, ध्यान नहीं लगा रहा। उसमें ये होता है कि बच्चा 1 और 2 मिनट्स के लिए ना बच्चा साइलेंट हो जाता है, बिल्कुल सुन्न हो जाता है। अच्छा। और वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, टीचर को बात सुन नहीं रहा, उसको समझ नहीं आ रही, और वो 2 मिनट्स में उसको नहीं पता चल रहा कि उसको कौन बुला रहा है। तो इट इज़ कॉल्ड एब्सेंस सीजर, ठीक है। और इसको इस छोटी बारीकियों को आइडेंटिफाई करना इट इज़ वेरी हार्ड फॉर नॉर्मल पीपल, बट ऑब्वियसली अवेयरनेस होगी, लोगों को पता होगा तो आपको पता चलेगा। इसके अलावा जो मैंने पहले आपको बताई है किस्म, वो जनरलाइज टोनिक क्लोनिक फिट्स हैं जो बहुत कॉमन है बहुत से लोगों में। और अगर जो बड़े बुजुर्गों में अगर मिर्गी का दौरा पड़ता है तो उसमें भी यही वाले या उसमें डिफरेंट है? उनमें भी आपको जनरलाइज भी हो सकते हैं, एब्सेंट सीजर नहीं होते, वो मोस्टली किड्स में होते हैं, बच्चों में होते हैं, लेकिन जनरलाइज हो सकते हैं। एक फिट की किस्म है मायोक्लोनिक, मतलब कि आप बैठे हुए हैं और एकदम किसी ने, जैसे आपने ग्लास पकड़ा हुआ है और कोई चीज़ पकड़ी हुई है, तो एकदम फिट पड़ता है और वो बंदे के हाथ से वो चीज़ छूट जाती है। तो डिफरेंट टाइप्स हैं, और डिफरेंट टाइप्स में फिर उनकी डिफरेंट मैनेजमेंट है, ट्रीटमेंट है। और फिर हम इस तरह देखते हैं कि छोटे बच्चों में कौन सी हो सकती है, एडल्ट्स में क्या हैं, बूढ़ों में क्या हैं, डिफरेंट कॉजेज़ हैं, डिफरेंट एज के साथ, हाँ, पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं। और दूसरी मैं ये कहूँगी कि मिर्गी के साथ जो है ना मिथ्स बहुत एसोसिएटेड हैं। जैसे एपिलेप्सी जो है वो काबिल इलाज बीमारी है, ये अच्छा। जिन्नात से नहीं होती। बहुत से लोग ये पीरो फकीरों के पास चले जाते हैं। हाँ, जो ये कोई टूना नहीं है। और मोस्टली लोग, जैसे आप पेरीफ्री में जाएं तो लोग कहते हैं कि यार इसकी शादी नहीं हो रही तो इसको ना झटके या दौरे पड़ना शुरू हो गए हैं, तो इसकी शादी कर दो तो ये सही बहुत हो जाएंगे। एसोसिएटेड हैं। और फिर उस मिथ्स के साथ आप बाबों को या क्वैक्स को दिखाने लग जाते हैं, और फिर वो इतनी एग्रेवेट कर जाती है बीमारी के इवेंचुअली रिपीटेड स्टिमुलेशन ऑफ द ब्रेन, आपको बार बार एपिलेप्सी के झटके लग रहे हैं तो इवेंचुअली आपका दिमाग ब्रेन डैमेज की तरफ चला जाएगा। तो अर्ली डायग्नोसिस, आइडेंटिफिकेशन एंड मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आई वुड से इज़ कि एपिलेप्सी इज़ क्योरेबल एंड डू आइडेंटिफाई द पेशेंट्स इन योर सोसाइटी। लोगों में अवेयरनेस बताएं ताकि वो प्रॉपर न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाएं और ट्रीटमेंट कंसल्ट कर सकें। अच्छा, अब आपने जैसे कहा कि जिनकी ये जेनेटिकली भी ट्रांसफ़र करता है, तो एक नस्ल से दूसरी नस्ल में भी आ सकता है, या ये वेरी करता है कि कितना अग्रेसिवली किसी फैमिली में रन कर रहा है? जेनेटिक्स में है। देखिए, जिन फैमिलीज़ में जेनेटिक्स में रन कर रही है एपिलेप्सी, उनके बच्चों में आगे आती है, ठीक है। और जिस तरह जेनेटिक्स भी एक स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन है कि एपिलेप्सी होगी, इसी तरह एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी बहुत साथ हैं जिनको एपिलेप्सी होती है। अच्छा। ज़रूरी नहीं है बहुत बच्चों में एपिलेप्सी आए जिनकी फैमिली में, समटाइम्स फैमिली में जेनेटिक्स में होता है लेकिन वो बंदा एपिलेप्टिक नहीं होता थ्रू आउट हिज लाइफ। समटाइम्स ये होता है कि आपकी फैमिली में दूर भी नहीं है, हाँ। लेकिन फिर भी आपको झटका पड़ गया, तो उस केस में हम लोग कॉज आइडेंटिफाई करते हैं। द बेस्ट थिंग इज़ यू आइडेंटिफाई द कॉज के बीच में वजह क्या बन रही है इसकी फिट पड़ने की, और फिर आप उस कॉज को निकाल देते हैं, उसको ट्रीट करते हैं, तो इवेंचुअली इट इज़ ट्रीटेबल। एंड न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, साइकोलॉजिकल नहीं है। इसको मत बनाएं कि इसको जो है ना दौरे पड़े हैं, इसकी शादी करा दें, इसका मंगनी का मसला है, कोई जिन चिमड़ गया है या किसी पीर फकीर के पास लेके जाना ही है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। ऐसी हरकतों से बाज रहें, गुरेज करें। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो मरीज़ होता है, जो खुद पेशेंट होता है एपिलेप्सी का, क्या उसे कोई पहले साइंस एंड सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं कि मुझे दौरा पड़ने लगा है? जैसे बहुत से लोगों को माइग्रेन का प्रॉब्लम होता है, तो उन्हें पहले थोड़ा बहुत पता चलना शुरू हो जाता है कि अच्छा अब ये एग्रीवेट हो रहा है, या अब मुझे ये हो सकता है, ट्रिगर हो सकता है। तो क्या ऐसे उनको पता चलता है, या फिर ये अचानक से ही आपको दौरा पड़ जाता है? देखिए, एपिलेप्सी विद ऑरा है एंड विदाउट ऑरा। ऑरा मीन्स कि आप जो कुछ लोगों में ऐसा होता है कि आपको जो झटके पड़ते हैं उससे पहले एक ऑरा आता है, मतलब कि मरीज़ को पता चल जाता है कि अब मुझे झटका लगने लगा है। अच्छा। उसमें सेंसेशंस, दिमाग का सुन्न हो जाना, नमनेस फील हो जाना,
चक्कर आने लग जाना, ठीक है, उसको पहले से पता चल जाता है कि अब मुझे झटका लगने लगा है। तो समटाइम्स पेशेंट आपको बता देता है कि मुझे झटका लगा। मतलब कि कुछ दिनों पहले एक मेरे पास पेशेंट था एंड ही हैड स्ट्रोक, मतलब कि CVA था उसको। तो CVA में भी यही होता है कि आपका ब्रेन डैमेज हो जाता है, ठीक है। तो उसको ही यूज्ड टू हैव फिट्स। तो उसने मेरे पास ही बैठा हुआ था और उसने कहा कि डॉक्टर साहब आई एम गोइंग टू हैव अ फिट, मेरा झटका लगने लगा। एंड विद इन अ मिनट वो कॉन्वल्सेट करने लगा, उसको इतना बुरा झटका पड़ा, वी हैड टू कॉल द हेल्प, इमरजेंसी ट्रॉली लानी पड़ी हमें और फिर उसको ना सेडेट करना पड़ा। तो उसको पता चल गया एंड ही स्टार्टेड डूइंग आई एम गोइंग टू हैव अ फिट। तो वो एक इट इज़ कॉल्ड ऑरा, लोगों को पता चल जाता है, बट समटाइम्स लोगों को नहीं भी पता चलता। तो इट इज़ एपिलेप्सी विद ऑरा एंड विदाउट ऑरा भी है। तो ये भी मेरे ख्याल से अच्छी चीज़ है कि अगर आपको पता चलना शुरू हो जाता है, अगर आपको ऑरा है, तो आप किसी सेफ़ जगह पर भी जा सकते हैं, लोगों को पहले ही अवेयर कर सकते हैं कि ये चीज़ होने वाली है, तो मेरी कंडीशन को समझ लीजिएगा, यहाँ पे मेरी हेल्प कर दीजिएगा। तो ये बड़ा ज़रूरी है। अच्छा, दूसरा क्या अब जैसे बहुत से लोग हैं, अगर इस तरह की कोई कंडीशन होती भी है तो किसी सर्जन के पास या किसी हाई प्रोफेसर के पास या किसी प्रोफेशनल के पास बाद में जाते हैं, बड़े डॉक्टर्स के पास पहले वो जाते हैं जो गली मोहल्लों में जिन्होंने क्लिनिक्स बनाए हुए हैं डॉक्टर्स ने। क्या उनको पता होता है वैसे ये चीज़ें कि ये हैं और उनको फौरी तौर पर एड्रेस किया जाए कि जनाब आप किसी अच्छे डॉक्टर के पास, न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाएं, वो इसको कंसल्ट करेगा? जो क्वैक्स बैठे हुए हैं ना, उन्होंने तो कुछ पढ़ा नहीं है, ठीक है, तो दे डोंट नो द पैथोफिजियोलॉजी, मतलब कि दिमाग में हो क्या रहा है, क्यों होता है, क्या। जो जीपीज भी बैठे हुए होते हैं। जीपीज देखिए, न्यूरोलॉजी ना एक मुश्किल फील्ड नहीं कहूँगी, इट इज़ यू नो माइंड रेकिंग, यू नो, एक कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। तो बेहतर तो यही होता है कि आप स्पेशलिस्ट के पास जाएं, जो जिस चीज़ शोबे में अपनी स्पेशलिटी रखता है, आप उसके पास जाएं, वो बेटर आइडेंटिफाई करेगा। समटाइम्स लोगों को सूडो सीजर होते हैं, मतलब कि उनको झटके नहीं होते, दे हैव कन्वल्सेटिंग समथिंग एल्स, ठीक है, दे हैव डिप्रेशन और समथिंग लाइक दैट, लेकिन उनको हम आइडेंटिफाई करवाते हैं, क्योंकि एपिलेप्सी का ना बेसिकली हमारा क्लिनिकली असेसमेंट है, इसकी डायग्नोसिस बहुत ज़्यादा टेस्टों पे नहीं है। अच्छा। क्लिनिकली है। तो अब आप क्वैक के पास जाएंगे, उसको क्या पता है कि क्या झटका है, वो तो आप ऐसे ऐसे हाथ हिला रहा है तो वो कहेगा कि ये तो झटका है। तो क्वैक्स के पास मत जाएं, टाइमली अच्छे डॉक्टर के पास जाएं, न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाएं। वी हैव वेरी वेरी गुड न्यूरोलॉजिस्ट अराउंड अस एंड वो आपको अर्ली आइडेंटिफाई करेंगे, क्योंकि कुछ बीमारियां देखें जल्दी आइडेंटिफाई होंगी तो उनका क्योर होगा। लेट करते जाएंगे तो आपकी बीमारी ख़राब होती जाएगी। बीमारी को भी एक टाइम तक आप पकड़ सकते हैं उसके बाद अगर एक हाथ से बीमारी आगे चली जाए तो इट डजंट हैव अ क्योर, तो वो हाथ से निकल जाती है। क्वैक के पास मत जाएं, ठीक है, अच्छे न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाएं। वी हैव वेरी गुड न्यूरोलॉजिस्ट इन लाहौर एंड एवरीवेयर इन पाकिस्तान। गो टू देम, आइडेंटिफाई द कॉज, अपना ये एपिलेप्सी को निकालें ज़िंदगी से, क्योरेबल है, बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है, आपका फॉलोअप्स हैं, फॉलोअप पे आप जाएं, आपकी ट्रीटेबल है, आप अपनी ज़िंदगी का काम कर सकते हैं और अच्छी नॉर्मल लाइफ गुजार सकते हैं। लेकिन डॉक्टर अस्माना, जैसे आपने कहा कि आप लोग 3 साल का अगर ये डायग्नोस हो जाता है, उसके बाद 3 साल तक उस बंदे ने वो खानी हुई होती है मेडिसिन या जो भी आप ड्रग जो उसको देते हैं, तो वो 3 साल के बाद वो सारी मेडिसिन ख़त्म हो जाती हैं और वो टोटली ठीक हो जाता है, या फिर भी कहीं ना कहीं चांसेस होते हैं कि दोबारा से उसको वो दौरा पड़ सकता है? मैंने आपको बताया ना, 70% ऑफ द पीपल जिनको हम ड्रग्स देते हैं और अगर उनकी कंप्लायंस अच्छी है, मतलब कि वो राइट टाइम पे जो हमारा देने का तरीका है, अच्छी ड्रग, अच्छी डोजेज, अच्छी मेडिकेशन खा रहे हैं, कोई नकली नहीं खा रहे या कोई बीच में से, क्योंकि होता है कि हम नहीं कर रहे हैं, मरीजों को दवाई देते हैं, दे गो टू अ क्वैक और वो कहते हैं कि फ़लाँ जो है ना पीर ने ये कर दिया है या क्वैक ने हमें कोई ऐसी वाली दवाई दे दी है, दे लीव द मेडिकेशन। तो वो 3 सालों का ना, मोस्टली लोग 3 सालों तक कंप्लाइंट रहते नहीं है, नॉर्मल पॉपुलेशन। हाँ, देयर आर पीपल हु आर एजुकेटेड और उनकी कंप्लाइंस अच्छी है, तो आफ्टर 3 years मेडिकेशन के साथ दे कैन बी क्योरेबल। तो इससे डरना नहीं है
इसको टैबू नहीं बनाना है और ये बिल्कुल क्यूरेबल है, लेकिन अगर आप किसी मुस्तनद डॉक्टर के पास जाएंगे तभी ये क्यूरेबल हो सकता है। अगर आप किसी पीर फ़कीर के पास या किसी क्वैक के पास जाएंगे तो ये कंडीशन मज़ीद वर्सन हो सकती है। हमारे साथ डॉक्टर अस्मारा नदीम मौजूद थी। डॉक्टर अस्मारा, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। और हम बात कर रहे थे एपिलेप्सी मिर्गी के हवाले से और इसका ट्रीटमेंट क्या है, ये बीमारी क्या है, किस तरह ये एक से दूसरे में मुंतकिल हो सकती है, उस पर हमने बात की। यहाँ पे ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ बात कर ली जाए लाहौर शहर के हवाले से। तो आज चूँकि 20 सफ़र है और आज का दिन दो हवालों से बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। एक तो उर्स के हवाले से, क्योंकि उर्स के हज़रत दाता गंज बख्श का आज उर्स का तीसरा रोज़ा और आखिरी रोज़ है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर से लाखों अक़ीदतमंदों की आमद का सिलसिला भी जारी है और दूध की सबीलें लगाई गई हैं, अनवा इक़साम के लंगर तकसीम हो रहे हैं। लाहौर में आज मकामी छुट्टी भी है और मुख्तलिफ़ इंतज़ामी और सिक्योरिटी इदारे आने वाले ज़ायरीन को सिक्योरिटी और दीगर सहूलियात फ़राहम करने में भी मसरूफ़ दिखाई दे रहे हैं। दूसरा ये है कि DC लाहौर, DG फूड, DG MCL, सेफ सिटीज़ समेत दीगर इदारे मुसलसल फ़ील्ड में मौजूद हैं। और क्योंकि आज चहलुम भी है हज़रत इमाम हुसैन रज़ी ताला अन्हा का, तो इस हवाले से भी ये दो बड़ी कह लें कि आज चीज़ें हैं जिसके हवाले से इंतज़ामात मुकम्मल किए गए हैं। जो जुलूस है वो निकल आया है, बरामद कर लिया गया है। किस तरह के इंतज़ामात किए गए हैं हमारे ज़िले इंतज़ामिया की तरफ से और किस इदारे की कितनी नफरी या टीम्स की किस ज़िम्मेदारियों को सर अंजाम दे रहे हैं, कितनी नफरी तैनात की गई है, इस हवाले से तमाम तर इंतज़ामी जो उमूर हैं उस पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ चीफ़ रिपोर्टर मौजूद हैं इमरान अकबर। इमरान, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। इमरान साहब, क्योंकि आज दो चीज़ों के हवाले से आज का दिन बड़ा इम्पॉर्टेंट है। एक तो उर्स है और दूसरा उर्स तो 3 दिन से शुरू हुआ हुआ है, आज उसका आखिरी रोज़ है और चहलुम भी है हज़रत इमाम हुसैन का। तो इंतज़ामी उमूर के हवाले से बताइए, कौन कौन लोग, कौन कौन से इदारे फ़ील्ड में मौजूद है, कितनी नफरी, कितनी टीम्स जो है वो अपने ड्यूटी सर अंजाम दे रही हैं? जी मुनीबा, सिर्फ बहुत शुक्रिया आपका। हफ़्ते का आगाज़ है और हफ़्ते के आगाज़ के दिन जो है एक तो आज बड़ा दिन है और इसमें देखा जाए तो ये रवायती जो है एक सिस्टम चल रहा है, सूरत हाल है कि हम नहीं थे तब भी ये चल रहा था, हम नहीं होंगे और तब भी ये चलता रहेगा। और आज अफसोस का दिन है कि जिसमें हज़रत इमाम हुसैन जो है उनका चहलम है और तमाम जो अक़ीदतमंद हैं, ज़ायरीन हैं, वो आज के दिन जो है इस दिन को बाकायदा तौर पर अफसोस के तौर पर मनाते हैं। और तमाम जितने भी हैं, आज लाहौर शहर में हज़रत शेख दादा हजवेरी का जो है वो आज उर्स भी है और आज आखिरी रोज़ है। सालाना तकरीबात में ये 3 रोज़ा उर्स होता है, जो पहले 2 रोज़ ख़त्म हो चुके हैं और तीसरा रोज़ है। अब दोनों जो है वो हर साल एक ही दिन होते हैं और एक तरफ जो है वो उर्स जो है अपने अख्ताम पजीर होता है रात के टाइम और दवाइया तकरीबात के साथ ख़त्म होता है और दूसरी तरफ जो है जो चहलम है वो जुलूस की सूरत में जो है अख्ताम पजीर हो रहा है और रात के टाइम जो है हज़ारों लाखों लोग जो हैं इसको बाकायदा तौर पर यहाँ पर मौजूद होते हैं और सिक्योरिटी इंतज़ामात तमाम अफसरान जो हैं वो बाकायदा तौर पर बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं। और आज के दिन ख़ास तौर पर जो है ख़ास तौर पर सिक्योरिटी जो है वो बड़ी अलर्ट है, हसास तरीन दिन है जिसमें आपको पता है कि पाकिस्तान है, पाकिस्तान का शहर लाहौर है और तमाम लोगों की नज़र लाहौर पे होती है। और ये जो एक रेडियस है अंदरून शहर का, जिसमें इस एक तरफ जो है वो अंदरून शहर है हवेली अलिफ शाह, जहाँ से जुलूस जो है वो बरामद हो चुका हुआ है
और अब ये अपने रवायती रास्तों से होता हुआ जो है वो भाटी चौक से करबला गामे शाह की तरफ जो है वो पहुंचेगा। और इसके साथ साथ बिल्कुल साथ ही अगर देखा जाए तो हज़रत शेख दाता अल हजवेरी का जो है वो मज़ार भी है और वहाँ पर हज़ारों अकीदतमंद इस वक्त लाइनों में लगे हुए हैं कि अंदर जा सकें, हाज़री दे सकें। जगह जगह जो है वो सबीलें नज़र आ रही हैं, पकवान सेंटर्स में लोग जो हैं वो अपनी अपनी न्याज़ें जो हैं वो बांट रहे हैं। तो एक अलग से समा बंधा हुआ है कि एक तरफ जो है वो शिया हैं और दूसरी तरफ सुन्नी है और दोनों आपस में भाई भाई बन के चल रहे हैं, एक दूसरे की मदद भी कर रहे हैं। तो ये एक ना बड़ा दिन है जिसमें ना इस रेडियस में तमाम एक्टिविटी की जा रही है, जिसमें तमाम जितनी भी सिक्योरिटी इदारे हैं खा वो किसी भी तरह के हो जिसका इसके साथ रब्त कायम हो वो इस वक्त अलर्ट है। अगर देखा जाए तो DC ऑफिस बिल्कुल जो है करबला गामे शाह के साथ एक स्कूल है उसके बिल्कुल साथ है, वहाँ पर जो है वो कंट्रोल रूम कायम है जिसमें 230 इंतहाई क्लोज सर्किट कैमरे लगाए गए हैं। सिग्नल्स का मोबाइल सर्विस बंद की जा रही है, ये एक ना बड़ा अच्छा जो रेडिएटर है अंदरून लाहौर का उधर भी नहीं बंद गई। मोमेंटम एक अच्छा बनाया गया है कि मोबाइल सर्विस बंद नहीं की जा रही, पिछले साल से इस साल भी नहीं की जा रही। और हमने ये फील किया क्योंकि हम ड्यूटी पे होते हैं तो वो जो रेडियस होता है समझ लें कि 500 मीटर का आधा किलोमीटर जहाँ जहाँ पे ये जुलूस और ये तमाम चीज़ें चल रही होती हैं इसके इर्द गिर्द का रेडियस में वो मोबाइल सर्विस की जो सिग्नल्स हैं वो सही होते हैं, मगर जहाँ जहाँ पे ये जुलूस चल रहा होता है उस रेडियस में मोबाइल सर्विस स्लो कर दी जाती है। यानी कि मैंने आपसे अगर बात करनी है वो नहीं होगी, अगर मैंने व्हाट्सएप पे मैसेज करना है तो वो डिलीवर आपको कम से कम 15 मिनट बाद होगा। और अगर मैंने कोई वीडियो वगैरह भिजवानी है क्योंकि हमारे साथ तो ये चलता है तो फिर हम वो जगह ढूंढते हैं जहाँ से ये तेज़ी से काम, क्योंकि हमने तो साथ साथ चलना होता है। तो ये तमाम वो चीज़ें जो वहाँ पे रह कर फील की जाती हैं। इसी तरह जो डबल सवारी है इसी रेडियस में जो है उसकी पाबंदी है कि आप डबल सवारी पर नहीं आ सकते। वो एक पुराना एक है कि डबल सवारी जो है उस पर पाबंदी होती है, मगर इस रेडियस में ख़ास तौर पर निगाह रखी जाती है कि यहाँ पे कोई आ तो नहीं रहा डबल सवारी पर, फिर उसको रोक दिया जाता है या उनसे फिर पूछा जाता है कि आपने डबल सवारी पर पाबंदी है तो क्यों आप इधर आए हैं। इसी तरह चेक पोस्टें बनाई जाती हैं जो हैं वो सादा लिबास में भी सिक्योरिटी एहलकार मौजूद होते हैं। अगर उनको हल्का सा भी शक हो तो वो फिर जो है घेराव कर लेते हैं, पकड़ लिया जाता है, पता भी नहीं चलता। अच्छा, हमें भी नहीं पता चल रहा था कि आपने किस तरह से पकड़ा है और किस तरह से लेकर गए हैं। वो इसलिए कि पैनिक ना हो ना, लोगों को पता ही ना चले कि हुआ क्या है यहाँ पे। तो ये तमाम चीज़ें तो मेरे ख्याल से बहुत कम हो गए हुए हैं कि कोई ऐसा नाखुशगवार वाक़या कोई हमारे सामने आया हो, खासतौर पे इस तरह के अल्लाह ताला ऐसे ही रखे और आज का दिन बड़ी खैर आफियत से गुजरे क्योंकि सबकी जाने अल्लाह ताला महफूज रखे। इसके साथ साथ जो है वो आर्जी अस्पताल जो है वो बनाए गए हैं दो, वो क्योंकि आपको पता है कि साथ ही जो है वो वो सारा फिर वो वहाँ पे सारा सिस्टम बनाया गया है, डॉक्टर्स को अलर्ट रखा गया है। इनको म्यू हॉस्पिटल लगता है वहाँ पे एमरजेंसी में अलर्ट किया जाता है। सर्विस अस्पताल थोड़ा सा दूर है मगर उनको भी अलर्ट किया जाता है ताकि कोई ऐसा नाखुशगवार वाक़या हो तो फौरी तौर पर जो है एमरजेंसी में रेस्क्यू किया जाए। मगर इसके साथ साथ मैंने देखा है कि शहर लाहौर में आज के दिन जो है एक तरफ तो छुट्टी है, दूसरी तरफ लोग जो है अपने अपने घरों में नज़र न्याज भी करेंगे, मगर इसके साथ साथ इस रेडियस में जो है तमाम लोग आते हैं और ये तकरीबन जो एक हैवी टाइम जो सही वाला नज़र आता है वो शाम को मगरिब के बाद सही वाला टाइम नज़र आता है क्योंकि हम वहाँ पे मौजूद होते हैं। हमें खुद नहीं पता चलता कि अगर मेरे साथ कोई खड़ा था तो हल्का सा वो आगे जाएगा तो वो गायब हो जाएगा। इतना रश होता है, इतना रश होता है जिसकी हाजिरी। अच्छा, आज LWMC वालों के लिए भी थोड़ा सा मेरे ख्याल से वो टफ होगा बिकॉज जब ये जुलूस ख़त्म होगा, ये वहाँ से ज़ायरीन जाएंगे तो चीज़ें वगैरह तमाम इदारे हैं ये एलाइड महकमे जो होते हैं ना, ये तो समझ लें कि इनकी तो अपना ड्यूटी हो गई है, ड्यूटी का ये हिस्सा होता है कि आपके ये तमाम जो हैं जहाँ पे 30 की फोर्स है वहाँ पे आपने 130 लोग कर दें क्योंकि सबसे ज़्यादा लिफ्टिंग होती है, लोग खाते हैं वहीं फेंक देते हैं। यानी कि उनके हाथ में शॉपर भी होता है, जूस का डब्बा उसमें डालने के बजाय वो नीचे फेंक देते हैं। तो उसके बाद ये होता है कि एक दफ़ा तो ये उठा लेते हैं मगर जैसे ये जुलूस वगैरह ख़त्म होता है उसके बाद ये रात को दुआया की तकरीब होगी इसकी उर्स की, तो उसके बाद जो है रात के टाइम 1-2 बजे जो है बाकायदा तौर पर फरनाइल के साथ यहाँ पे वाशिंग
वॉचिंग होगी तमाम इलाके की, और आप सब जब सुबह देखेंगे तो कुछ भी नज़र नहीं आएगा, ऐसा लगेगा कि मंगल को सुबह यहाँ पे पीर वाले दिन कुछ हुआ ही नहीं है। वो इस तरह से बना दिया जाता है सारा सिस्टम, क्योंकि ये हर चीज़ की एक ड्यूटी होती है कि आपने पहले किस तरह से चलना है और शाम को किस तरह से चलना है, रात को किस तरह चलना है, और उसके बाद जब ये चीज़ ख़त्म हो जाए, तमाम जो इवेंट्स हैं ख़त्म हो जाए, तो उसके बाद आपने क्या करना है। तो ये सबसे पहले ये एक ड्यूटी रोस्टर होता है जिसमें हर बंदे को बता दिया जाता है कि आपने ये किस तरीके से चलाना है। अब ये मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि ना ये हमने ना, मेरा ख्याल है कि मेरा तो ये काफ़ी देर से ये जुलूस वगैरह देख रहे हैं, इनको कवर कर रहे हैं, तो अब ना एक एक चीज़ का पता चल गया हुआ है कि कहाँ कहाँ पे जुलूस अपने रवायती रास्तों से कहाँ से उभर आता है, को पता चल जाता है, ये एक मुसलसल ये ना एक ना चल रहा है कि इसमें कोई आपने ना चेंज नहीं करना, क्योंकि वो इसलिए नहीं करते कि वो एक ना आपने अगर चेंज करेंगे तो वो एक बड़ा मसला भी खड़ा हो जाता है कि जारी बात है, वो एक जगहों का एक बाकायदा तौर पर पुलिस ने इंटीमेट किया होता है कि हाँ, इंटीमेट किया होता है कि ये रास्ते जो हैं तमाम लोगों के साथ हमने मिल बैठ के ये रास्ते बनाए हैं और इन रास्तों पे ही ये काम तमाम होगा। और इसके साथ साथ जब ये आपका हमारा उर्स आता है तो उसके हवाले से भी ये तमाम चीज़ें तय SOPs तय किए जाते हैं, तमाम लोग जो हैं इसमें मौजूद होते हैं, और ये जो तमाम चीज़ें जो हैं ये हैवी किस्म की ये तमाम चीज़ें चल रही होती हैं, क्योंकि एक लम्हा भी अगर ज़ाया होता है तो उसमें मुसलसल जो है वो सारे दिन की कार्रवाई पीछे रह जाएगी, वो एक लम्हा आगे आ जाएगा। तो इसके लिए तमाम लोग जो है अलर्ट होते हैं, और इसके साथ साथ जो है आज का दिन जो है वो आपके सामने है कि हम ना जब छोटे थे तो किसी और तरीके से देखते थे, और अब हम बड़े हो गए हैं तो उसको किसी और तरीके से मैनेज करते हैं, ऑब्जर्व कर रहे होते हैं कि ये चीज़ें जो हैं अकीदतमंद किस तरह से आते हैं, ज़ायरीन किस तरह से आते हैं और अपनी दिल की मुरादें लेकर आते हैं, तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो साथ साथ चलती हैं। और ये जो रेडियस है अंदरून शहर का, सर्कुलर रोड का, ये मैं फिर बताऊं कि जो लोग आज के दिन भी अगर अपना दिल्ली दरवाज़ा जाना चाहते हैं, अंदरून शहर जाना चाहते हैं, ये रात तक कॉर्डन ऑफ रहेगा, ये कॉर्डन ऑफ, ये रास्ते बंद हैं आज के दिन बिल्कुल। जो है ज़मीनी रास्ता इस्तेमाल ना करें इस जगह से। अगर आपने बाहर कहीं और जाना है अपने दादी घर नानी के घर, तो आप कहीं और रास्ता को जो है वो उसका चुनाव करें। अगर आप यहाँ से जाएंगे तो ये कॉर्डन ऑफ होगा, तो फिर ना दिक्कत होगी, और दिक्कत की वजह से जो है वो परेशानी होती है। तो लोग कहते हैं कि ट्रैफिक ब्लॉक हो गई है, ट्रैफिक इसी वजह से ब्लॉक होती है। नासिर बाग में जो है वो पार्किंग स्टैंड बनाया गया है, बड़ा पार्किंग स्टैंड है, वहाँ पे गाड़ियाँ आगे खड़ी होती हैं, और रात के वक्त जो है वो लाइट्स जो हैं टावर सिस्टम लगाए गए हैं ताकि लोगों को आने जाने के लिए रास्तों की परेशानी ना हो, और वहाँ पर वो इजीली आ सके और अपना जो ये ज़ायरीन है यहाँ पर जो वहाँ पर अकीदतमंद आए हुए हैं उसके हवाले से उनको किसी भी मुश्किल का सामना ना करना पड़े। तो ये जनाब मुख्तलिफ इंतज़ामी सिक्योरिटी इदारे वहाँ पर मौजूद हैं, उसके हवाले से भी ताकि वो भी इंतज़ामात पूरे हों, और चहलुम भी क्योंकि आज है और उस हवाले से भी तमाम तर सहूलियात प्रोवाइड की गई हैं। तो हमारे साथ इमरान अकबर चीफ़ रिपोर्टर मौजूद है। इमरान साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए। ब्रेक लेते हैं यहाँ पर और मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब आज ना प्रोफेसर अहमद हमाद साहब हमारी एक और मारूफ शख्सियत और पंजाबी ज़ुबान के लिए गिरा कदर खिदमात सर अंजाम देने वाली शायरा, अफसाना निगार और पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ लैंग्वेज एंड आर्ट्स काउंसिल की चेयरपर्सन भी हैं, उनसे मुलाकात करवाने वाले हैं। तो उनसे वो क्या बातें कर रहे हैं और किस तरह की ये मुलाकात रहती है हमारी और आपकी, तो आइए फिर उन्हीं की तरफ चलते हैं। जी प्रोफेसर साहब बताइए। जी शुक्रिया मुनीबा। आप देखें कि लाहौर में कैसे कैसे रोशन सितारे हैं, और लाहौर पंजाब का दिल है, और पंजाबियों की ज़ुबान इसी निस्बत से पंजाबी है। और आज पंजाब की सोनी थी यानी डॉक्टर सुगरा सदफ साहिबा, इनके पास हम हाज़िर हुए हैं। इनसे बात करेंगे पंजाबी ज़ुबान की, इनकी खिदमात की और इनकी शख्सियत के बारे में। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम सलाम। आपका शुक्रिया, आपने हमें वक्त इनायत किया। बहुत शुक्रिया। और बहुत अरसे से प्लान कर रहे थे हम कि किसी तरह मुलाकात हो। चंद एक सवालात थे मेरे दिल में, तो मैंने सोचा कि मैं भी उनके जवाबात जो है वो सुनूंगा और हमारे नाज़रीन भी। ये फरमाइए कि माशाल्लाह इतनी मुतहर्रक इल्मी, सहाफ़ती, अदबी और तंज़ीमी ज़िंदगी आपने गुजारी है। इस सारी ज़िंदगी में जो
घरदारी है, खानादारी है, जो घरेलू ज़िंदगी है आपकी, वो तो बहुत बुरी तरह डिस्टर्ब होकर रह गई होगी। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कभी अच्छा, भी नहीं, कभी भी नहीं। मेरे ख्याल है कि मेरी पहली प्रायोरिटी मेरी औलाद है और उसको मैंने कभी भी नज़रअंदाज नहीं किया। यानी जब मेरी बेटी 3 साल की थी तो स्कूल में दाखिल उसको कराया, तो स्कूल के बाद मेरे पास आ जाती थी, और उससे पहले मेरे घर में कोई ना कोई भाभी, कोई बहन रहती थी जो उसको लुक आफ्टर करती थी। तो मैं दफ्तर में बैठे हुए भी फ़ोन कर रही थी, मेरी बेटी ने खाना खाया, मेरी बेटी ने ये किया, तो मेरे ख्याल है कि मैं कभी भी उसको नज़रअंदाज नहीं किया। अगर मुल्क से बाहर गई हूँ उसको साथ लेकर गई हूँ, और यही वजह है कि आज माशाल्लाह वो अपनी क्लास में बहुत बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा कर रही है और एक भरपूर इंसान है। अब मैं यही इसी से आगे ना पूछना चाह रहा था कि प्रिया की शख्सियत पर आपकी शख्सियत की कौन सी जहत ज़्यादा असरअंदाज हुई है? क्या वो सहाफ़त में दिलचस्पी लेती है, या नज़में कहती है, या तंजीमी मामलात में ज़्यादा दिलचस्पी लेती है, या मुहक्किक है? अच्छा, मैं कहती हूँ कि मेरी बेटी मेरी रूह है। अच्छा, ठीक है ना, कि वो उसका जो कॉम्बिनेशन अजीब तरह का है अमाद, कि वो बहुत अच्छी तख्लीक कार है और अच्छा। बहुत अच्छी तस्वीरें बनाती है, और वो तस्वीरें आम तस्वीरें नहीं हैं, वो उनके पीछे एक बड़ा मकसद है, एक गहरी सोच है। तो मैं ख़ुद 3 साल की उम्र से वो तस्वीरें बना रही थी। मैंने एक दफ़ा असलम कुमार साहब से पूछा कि मैं इसके लिए कोई टीचर वगैरह रखूँ, उन्होंने कहा नहीं, इसका टैलेंट अंदर से निकलने दें। तो वो ऐसी माशाल्लाह टैलेंटेड बच्ची है, बहुत अच्छी उसकी तस्वीरें हैं। फिर अब उसने जो A लेवल में रखा है, क्या है, मीडिया और फाइन आर्ट्स। अच्छा, क्या तो बात। इन दोनों में माशाल्लाह अब A लेवल में है, लेकिन बहुत अच्छी वीडियो बनाना, उसको एडिट करना, ये सारी चीज़ें, तो मैं समझती हूँ कि मुझसे अगर उसने चीज़ ली तो तख्लीक, वाह, वो तख्लीकी बच्चा है मेरा। बहुत अच्छे। तो चूंकि आपका बचपन गांव में गुजरा है, अच्छा, गांव के साथ जुड़त की वजह से पंजाबी ज़ुबान के साथ मोहब्बत, सूफ़ी शायरी के साथ मोहब्बत तो समझ में आती है। ये जो फ़लसफ़े में PhD करना, ख़ास तौर पे फ़लसफ़ा आपने तदरीसी तौर पे पढ़ा, PhD फिर भी अपने पसंद के और अपने पसंद के शायर पे किए, लेकिन बुनियादी तौर पे फ़लसफ़े की तरफ जाना, इसका गांव के बैकग्राउंड के साथ कोई ताल्लुक़ है, या वैसे एक बिल्कुल अलग थलग एक आप समझते हैं कि शख्सियत का स्टैंड है ये? अच्छा अमाद, मैं समझती हूँ कि कुदरत जो है ना, वो कुछ पैकेज बेचती है दुनिया में, पैदा करती है ऐसे लोग कि जो दूसरे लोगों के लिए एक मिसाल बनते हैं। तो मेरे गांव में, जिस तरह मैं अक्सर अपने इंटरव्यूज़ में कहती रहती हूँ कि हमारे घर में दाने बहुत थे, बरामदे बोरियों से भरे रहते थे, किताब कोई नहीं थी सवाई कुरान पाक की, और मैं पहली लड़की थी जो यूनिवर्सिटी तक आई, जो पढ़ी। मेरे वालिद साहब गांव के 3-4 लोगों में थे जो कि मिडल पढ़े हुए थे उस दौर के। और आपने बताया कि आपको उठा के बकायदा लड़कों के स्कूल में, तो लड़कों के स्कूल में मैंने को एजुकेशन में प्राइमरी पढ़ी। तो इस तरह मैं समझती हूँ बहुत सारी कुदरत जब किसी को किसी मुआशरे में मिसाल बनाती है तो उसको काबिलियत ऐसी देती है कि वो चीज़ें होती जाती हैं फिर। तो वो जो मेरे जहन में चीज़ें आती गई, मैंने यानी जब FA में मैंने फ़िलासफ़ी और नफ्सियात भरे, तो मुझे नहीं पता था कि मैं क्यों लिख रही हूँ, क्योंकि मैं खुद ही मुंतखब करती थी। वाले साहब या कोई बंदा मुझे गाइड नहीं करता, काउंसलिंग का कोई सहूलत नहीं थी बिल्कुल बिल्कुल। और इसी तरह मैंने अपने नाम के साथ 6ठी क्लास में सदफ का तखल्लुस लगाया था। अच्छा, कि मैं क्लास को शायरी सुनाती थी, तो मुझे ये था कि हर शायर का एक तखल्लुस होता है, और वो शायर भी मैंने अपनी निसाबी किताबों से ही पढ़े थे। तो वो मैंने सदफ का लाया, मुझे मतलब भी नहीं पता था। और इसी तरह मेरे मुख्तलिफ चीज़ें होती गई, फ़िलासफ़ी और सूफ़ीज़म, ये सारी चीज़ों की तरफ, क्योंकि मेरे अंदर अनासर रखे गए थे और मेरी तरबियत फिर उसी तरीके से होनी थी। आपने सब डिस्कवर किया इसीलिए इसको। एक कहते हैं ना कि जिसने अपने आप को पहचाना उसने अपने रब को पहचाना। तो अपने आप को पहचानना ये कि आपके अंदर क्या सलाहियत रखी गई है। मैं और आप तख्लीक कर रहे हैं ना, हम एक मीडिया के लोग हैं या जो भी, अब हमें कोई कहे इंजीनियर वाला काम करो तो नहीं कर सकते। इसलिए वो मेरी खुशकिस्मती कि मैं अपने आप को एक्सप्लोर कर सकी, बजाय इसके कि मैं मेडिकल डॉक्टर बनती, जो मेरे अंदर मौजूद ही नहीं थी सलाहियत। तो इसलिए मैं समझती हूँ कि मैं, अल्लाह ने जहाँ मुझे पैदा किया, जो सलाहियतें दी, वो मैं उनको बाहर लाने में कामयाब हुई। बहुत खूब। अच्छा, चूँकि आपने ना सिर्फ ये कि ख़ुद पंजाबी पढ़ी, बल्कि पंजाब में पंजाबी की सरपरस्ती करते हुए एक ज़माना गुजर गया है। आपने इस सफ़र में बहुत सारे पंजाबी शुअरा जो है ना, ख़ास तौर पे जो हमारे ग्रेट मास्टर्स हैं सूफ़ी, उन सब को पढ़ा। आपका दिल लेकिन मियाँ मोहम्मद बख्श के सफ़रुल इश्क पे टिक गया, इसकी क्या वजह है? अच्छा, मैंने पंजाबी कभी भी पढ़ी नहीं है। अच्छा जी। हाँ, कभी भी
यानी जब वो होता है ना कि लाजमी मजमून होता है या कुछ ऐसा, वो तो तदरीसी तौर पे नहीं पढ़ी हाँ, आपने। आपको पता है पंजाब में तो अभी पंजाबी लाजमी मजमून हो ही नहीं ना, हो ही नहीं है। और मैंने बीए या एमए में भी नहीं पढ़ी, इसलिए बीए में हमें फ़ारसी रखवाई गई थी गुजरात में, तो हमने वही पढ़ी थी। सही। तो इसलिए मैं जब एमए कर चुकी और मैंने फैज़ पर थीसिस लिखा था एमए का, और उसको आपको पता है कि ये जो 86-87 का दौर था, बड़ा थोड़ा अजीब सा था। ज़ियाउल हक सोच जो है ना वो मुआशरे पर उस ज़माने में फैज़ पे लिखना बड़ी है ना, बहादुरी फैज़ का पे लिखना। तो मैंने फैज़ पे लिखा और बड़ी मुश्किलों से वो सारा हुआ। बहरहाल मैंने जब पीएचडी करनी शुरू की 90s के बाद मैंने शुरू की, तो मुझे लगा कि मैं कोई ऐसा अपना राइटर चुनूं, क्योंकि पहले मैंने सोचा कांट पे करती हूँ, स्पाइनोज़ा पे करती हूँ, वो भी मेरे पसंदीदा फ़िलासफ़र थे। लेकिन फिर मैंने सोचा नहीं, अपने पे करना चाहिए, उन पे तो करने वाले बड़े लोग हैं, तो हमें किसी अपने सूफ़ी फ़लसफ़ी पे करना चाहिए। क्योंकि मेरा ये अकीदा है, मानना है कि हमारे तमाम सूफिया जो हैं वो नफ्सियातदान भी हैं, फ़िलासफ़र्स भी हैं। क्या बात, क्योंकि उन्होंने असल रम्ज़ धरती की भी पहचानी और हमारे वजूद की, हमारी सोच की भी। तो फिर मैं सबको होते होते मैंने कहा बुल्ले शाह पे करती हूँ। बुल्ले शाह उस दौर में मुझे मुश्किल लगा, ठीक है। वैसे तो मेरी जो नज़रियात हैं वो बुल्ले शाह की फ़िलासफ़ी के बहुत करीब हैं, लेकिन उस दौर में क्योंकि मुझे पंजाबी पढ़नी नहीं आती थी, और फिर मैंने सोचे मैंने कहा क्या करूँ। मैं गाँव गई, मैंने अपने वालिद साहब को बताया, उन्होंने किसी बंदे को कहा कि ये ज़रा 2-4 सफ़े, उन्होंने मुझे सैफुल मलूक के 2-3 सफ़े पढ़ाए, और जब मैंने 2-3 सफ़े पढ़े तो फिर मैं रवां हो गई। तो मैंने कहा नहीं, इसी पे करती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ हमारे गांव में मियाँ मोहम्मद बख्श को बहुत माना जाता है, उस इलाके में बिल्कुल, और वो लोग अब कोई नई गाड़ी ली है तो वो सलाम करने जा रहा है, तो ज़रब हमारी दादियों नानियों को ज़बानी याद थे। तो इसलिए फिर मैंने कहा मियाँ मोहम्मद बख्श पे जितना भी काम हुआ माद वो सारा हुआ उनकी शायरी की खूबसूरती पर, लिसानी फ़लसफ़े के हवाले से नहीं हुआ। तो फिर मुझे वो मौका मिला और अल्लाह का शुक्र है मैं कर सकी। क्या बात है। मैं तो सोच रहा था बल्कि आपका ख़ास ना स्पेशल लेक्चर किसी वक्त यूनिवर्सिटी में रखवाया जाए। वैसे ही पूछना तो मतलब बतौर शायर भी मेरे लिए भी जवाब इसका मुश्किल है, लेकिन मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि आपकी अपनी पसंदीदा किताब कौन सी है जो आपने खुद लिखी है? अच्छा, एक तो होता है ना कि अपनी किताबें तो मेरे ख्याल सारी अच्छी लगती हैं बंदे को, लेकिन अगर आप मुझे पूछें कि मेरा पसंदीदा राइटर कौन है, तो मैंने पाइलो को बहुत पढ़ा है। अच्छा, हाँ, अच्छा। और पाइलो कोएल्हो को मैंने बहुत पढ़ा है, और मुझे बड़ा अल्केमिस्ट मेरी अब तक की ज़िंदगी की सबसे जो पसंदीदा किताब है, उसने मेरी ज़ात पे बड़ा असर किया है। फिर उसके बाद एलफ शफक, 40 रूल्स ऑफ लव ने मुझे ट्रांस में मुब्तला कर दिया। बहुत अच्छे। तो क्योंकि इन दोनों का भी सूफीज़म से एक तरह का ताल्लुक है। बल्कि अल्केमिस्ट तो एक सफ़र है, वही अपनी तब्दीली का, आम मेटल को सोना बना। अभी तक जो मेरी किताबें हैं उनमें मुझे कोई भी इतनी ख़ास पसंद नहीं है। अच्छा। उसकी वजह यह है कि मैंने अभी तक वो चीज़ें सामने नहीं लाई कि जो मैंने लिखी हैं, लेकिन मैं अपनी सरकारी मजबूरियों के बायस छाप ना सकी। अच्छा। या उनको मैं उनकी प्रूफ रीडिंग ना कर सकी ना, या उनमें कुछ ऐसा मवाद था, यानी मेरी रूह की आवाज़ थी जो कि एक सरकारी बंदे को ज़ेब नहीं देता था कि वो बात करे। वो नज़मों की किताब है मेरी, उर्दू नज़मों की और पंजाबी नज़मों की, तो वो मेरी पसंदीदा किताबें हैं, लेकिन वो अभी तक क्योंकि सामने नहीं आई तो उनका मैं हवाला भी नहीं दे सकती। तो बड़ा अच्छा एक्सक्लूसिव बात हो गई कि मैडम सुगरा की किताब अभी वो आनी है जो इनके दिल के करीब है, जो दिल के करीब है, जो मुझे पसंद है। ये तो बाकी किताबें तो जो हमने छापी है भागते भागते छापी है ना, बाद में देखा इतनी प्रूफ रीडिंग की गलती है। बाकी मैं जो सूफीज़म के मैंने तराजम किए हैं, मसलन अभी मैंने ख़त्म किया है बाबा फ़रीद का, तो वो भी मुझे बहुत ही मुनफरिद लगता है, क्योंकि उसमें मैंने पंजाबी शाहमुखी और उसके बाद फिर हर लफ्ज़ को जो शेर का है उसको मैंने रोमन और अंग्रेजी में उसका तर्जमा दिया, फिर नीचे तशरीह की है। अच्छा, तो मैं समझू जो नई नस्ल, हाँ जी, तो जो नई नस्ल है उसके लिए वो बड़ा कारआमद होगा कि जो पंजाबी पढ़ नहीं सकते और फिर उसको अंग्रेज़ी में तर्जमा उसका किया है, ताकि हमारे बच्चे भी जान सकें कि हम क्या कर सकते हैं। तो उर्दू मैंने मियाँ मोहम्मद बख्श के 100 अशार का तर्जमा किया था। हाँ, इसी तरह बहुत सारी चीज़ें मैं करती रहती हूँ, और जब तक ज़िंदगी ये करते रहेंगे, और अगर मैं कहती हूँ तख्लीक कर मुतमिन हो जाए ना कि मेरी ये चीज़ बहुत अच्छी है, तो फिर आगे कुछ नहीं बढ़ता। ये बुनियादी बात ये है ना, ठीक बात, बिल्कुल सही। आखिरी सांस तक इंसान इसी तलब में कि कुछ बेहतर लिखना है अभी, कि जिस तरह हमने किया ना कि हाँ हम ये हैं, फिर सफ़र रुक गया, रुक गया, फिर क्या करना है, ये भी सफ़रुल इश्क ही है, तख्लीक का सफ़र भी। तो
बिल्कुल जाते जाते दिल तो नहीं चाह रहा, इतनी दिलचस्प बातें आपसे हो रही हैं और इतनी मज़ेदार और ऐसे सरपट जैसे घोड़ा भाग रहा होता है, तो कुछ कलाम अता हो, कोई 2-4 अशार उर्दू या पंजाबी कोई भी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। 2-3 शेर उर्दू के। बिस्मिल्लाह। तू मुझे खुद में नज़र आता नहीं, वाह वाह। तू मुझे खुद में नज़र आता नहीं, इसलिए अब आईना भाता नहीं। वाह 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 वाह। इसलिए अब आईना भाता नहीं। सुभान अल्लाह। और ए मोहब्बत से भरे मौसम बता, आहा। ए मोहब्बत से भरे मौसम बता, वाह। क्या मेरा तुझसे कोई नाता नहीं। वाह 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 वाह, क्या और बात। अपनी आँखों से कभी छू लूं तुझे, आहा। अपनी आँखों से कभी छू लूं तुझे, हाथ तो तुझ तक मेरा जाता नहीं। क्या अच्छा शेर है। हाथ तो तुझ तक मेरा जाता सुभान नहीं। अल्लाह, सुभान और अल्लाह। 2-3 शेर और के, जो कह दिया वो करके दिखाना पड़ा मुझे, वाह। जो कह दिया वो करके दिखाना पड़ा मुझे, इस दिल लगी में जान से जाना पड़ा मुझे। क्या बात। और जीवन में कोई और था, दिल में था कोई और, आहा। जीवन में कोई और था, दिल में था कोई और, वाह वाह। दोनों से दिल का हाल छुपाना पड़ा मुझे। क्या बात है, ये खातून का शेर। ये क्या अच्छी कैफियत आपने, कैफियत तो है नेचुरल, लेकिन आपने जिस तरह बांधा है 2 मिसरों में, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दिल तो नहीं चाह रहा, लेकिन इजाज़त। बहुत शुक्रिया, सलामत रहे। बहुत और अच्छा। बहुत दुआएं आपके लिए, शुक्रिया, आपके चैनल के लिए। शुक्रिया। तो मुनीबा, आपने देखा कि जब कभी हम किसी तख्लीक कार से मिलते हैं तो आ मिलेंगे सीना चाका ने चमन से सीना चाक, तो फिर वो गुफ्तगू रोकना मुश्किल हो जाता, रुकती भी नहीं है और रोकना भी मुश्किल हो जाती है। बहरहाल आप सुगरा सदफ थी, पंजाब दी सोनी थी। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में हम किसी और लाहौर के चमकदार तरीन सितारे के पास मौजूद होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। प्रोफेसर अहमद हमाद साहब हमारे साथ मौजूद थे और क्या ही खूबसूरत गुफ्तगू रही है, मुलाकात रही है, बहुत कुछ सीखने को मिला इस मुलाकात से, मुझे भी और आपको भी। डॉक्टर सुगरा सदफ़ से मुलाकात की है आज हमने, जो कि बड़ी मशहूर शख्सियत हैं पाकिस्तान की, पंजाबी में बहुत सारा उन्होंने काम किया है, शायरा हैं, मुसन्निफ़ा हैं, अफसाना निगार हैं और जनाब पंजाबी की बहुत सारी किताबें उन्होंने लिखी हैं, बहुत सारे शेर कहती हैं और आज उन्होंने अपनी ज़ाती ज़िंदगी के मुतल्लिक भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका इंकशाफ भी इस मुलाकात में थ्रू अहमद हमाद साहब हमारे साथ किया है उन्होंने। तो अहमद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आपने इतनी खूबसूरत शख्सियत के साथ हमारी और हमारे देखने वालों की मुलाकात कराई। इसी नोट पर मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।